हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी। तो हमारी आज की मतलब हमारी अगली क्लास में आपका स्वागत है, जहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ही इस कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम आते हैं और अगला हमारा टॉपिक आता है 1.5 पे। आ जाइएगा। पैरा नंबर 1.5, नेचर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। जी, भारत में कितने कितने तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं। तो पढ़िएगा, पहला क्या लिखा है? पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज। अच्छा, किसी पीएसयूज का एग्जांपल दीजिए। गेल, भेल, सेल, सुना है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। क्या चीज कॉमन है इनमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग। अच्छा, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयूज के नाम से पुकारा जाता है। तो यानी कि गेल लिख लीजिएगा, सेल, बीएचईएल, भेल, ये सब। तो पढ़िएगा, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइक रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस मतलब जब गोला बारूद बनता है, प्राइवेट में नहीं बनते, पता लगा पोपली का बारूद, ऐसा तो नहीं होता ना। द पोस्टल सर्विसेज एक्सेट्रा, दीज आर ऑल कॉल्ड public sector undertaking. The statutory corporation set up and run by the government, that is RBI, created by the Reserve Bank of India Act 1935. कोई भी कोई भी स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन जिसे कि एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, सरकार जिसे एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाती है, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या वो भी आएगा? यस। फिर कंपनीज जहां पे मेजॉरिटी होल्डिंग या तो सेंटर के पास है या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बट इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट है, जिसका मतलब मैनेजमेंट अलग है, गवर्नमेंट डायरेक्टली दखलंदाजी नहीं करती, बट अलग से मैनेजिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, लाइक ये तीनों कंपनियां, सेल, भेल, घेल, ये भी क्या पीएसयूज का पार्ट है? द आंसर इज यस। क्लियर? फिर आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर मतलब जहां पे प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट की पार्टनरशिप में चलता है। जैसे कि भारत का ऑयल एक्सप्लोरेशन, वो कहाँ पे होता है? पन्ना, मुक्ता, ताप्ती नदी के तट पर, रिलायंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। वेयर फॉर एग्जाम्पल पीएमटी फील्ड फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन, वेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 30%, ब्रिटिश पेट्रोलियम 30% और गवर्नमेंट की संस्था ओएनजीसी 40% होल्ड करती है। इसे कहते हैं जॉइंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जहां 26 से 50% के बीच में होती है, कुछ भी हो सकती है 26 से 50 के बीच में, से जॉइंट सेक्टर कहते हैं। 26 का मतलब क्या बना? 26 का तो लॉजिक ही नहीं हुआ, बहुत लॉजिक है। क्यों? क्योंकि 26 जब आपके पास आता है तो सामने वाले के पास कितना हुआ? 74। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कितना चाहिए? 75। तो आपने उसे 75 नहीं दिया ना, आपने उसे 74 दिया, यानी कि वो आपकी इच्छा के बिना स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं करा पाएगा। हाँ, हल्के बुल्के रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टाइप पास करा पाएगा, मगर बड़े रेजोल्यूशन पास नहीं करा पाएगा। तो इसलिए इसलिए आप उसे कम परसेंटेज देते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं 26 से, समझ गए ना? चले, चलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है प्रमोटर। प्रमोटर कौन होते हैं? देखो जी, प्रमोटर की डेफिनेशन भी एक तो वो है जो आज तक हमें सिखाई गई थी। हमें क्या सिखाई गई थी? बचपन से हमें यही बताया गया था कि प्रमोटर वो होता है जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। एक मिनट रुकना, मुझे लग रहा है मेरे माइक की बैटरी खत्म सी हो रही है, इंडिकेशन यही आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है वॉल्यूम कम आ रही होगी थोड़ी सी। एक मिनट रुकना।
अब चलो जी, आई थिंक अब ठीक है, चलो अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रमोटर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा जी प्रमोटर का मतलब पहले तो हमें जो सिखाया गया वो ये था कि प्रमोटर वो व्यक्ति है जो कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है। यही 11th-12th में सिखाया गया, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करता है वो प्रमोटर है। बट लॉ मेकर ने इसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 69 में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉ कहता है प्रमोटर वो व्यक्ति होगा जो कि दोषी होगा अगर कुछ भी गड़बड़ की, अगर कुछ भी कंपनी ने गड़बड़ की तो दोषी कौन होगा? कंपनी का प्रमोटर। अब लॉ मेकर ने सीधा प्रमोटर ना लिख के क्या लिखा? ऑफिसर। तो ऑफिसर लायबल होगा कुछ भी कंपनी ने गड़बड़ की। और ऑफिसर में कौन आते हैं? 3 लोग आते हैं, एक कंपनी का डायरेक्टर, दूसरा कंपनी का केएमपी और तीसरा कंपनी का प्रमोटर। ये तीनों लोग आते हैं ऑफिसर। ऑफिसर के अंदर कौन कौन आता है? ऑफिसर, यहां पे एक काम कीजिएगा, प्रमोटर के ऊपर जो स्पेस है ना वहां पे लिख लीजिएगा वाई डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर। मतलब हम प्रमोटर की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? हम प्रमोटर की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इफ कंपनी contravened the provisions of any act, officers shall be liable along with company। आप देखते होंगे ना कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी। तो वो ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है? ऑफिसर्स में कौन आते हैं? 3 लोग, डायरेक्टर, केएमपी एंड प्रमोटर। तो ये 3 लोग मिलकर ऑफिसर बनते हैं। ये 3 लोग हमारे मिलकर ऑफिसर बनाते हैं। और अगर कोई भी कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो लाइबल कौन होगा? ये 3 लोग, डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर। ठीक हो गई इतनी बात? आज मेरे सिस्टम में कोई दिक्कत सी लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, सिग्नल आ रहा है कि वॉल्यूम कम जा रही है आपके पास। चलो देखते हैं, वापस आइएगा। तो इसलिए हम प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि किसको लायबल ठहराया जाएगा अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 69। मतलब प्रमोटर किसको लायबल ठहराएंगे प्रमोटर के रूप में? वो व्यक्ति जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मेंशन है। प्रमोटर के रूप में लायबल कौन होगा? जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मेंशन है वो लायबल होगा, वो नहीं जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया है। बड़ा सीधा सा एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मान लीजिए आज कोई गड़बड़ कर दी। रिलायंस का इनकॉर्पोरेशन किसने किया था? मुकेश अंबानी ने। दोबारा बोलो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किसने किया? मुकेश अंबानी ने। बट सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन किसने किया? धीरूभाई अंबानी ने। धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी के पिता। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन धीरूभाई अंबानी ने किया। यानी कि आज तक जो बचपन की मैडम ने सिखाया हमें 11th-12th में कि प्रमोटर वो होता है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है, तो फिर कंपनी का प्रमोटर कौन हुआ रिलायंस का? द आंसर इज धीरूभाई अंबानी। ओके, तो अब अगर आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुछ भी गड़बड़ कर दे तो मैं लायबल किसको ठहराऊंगा? धीरूभाई अंबानी को। उनको पकड़ने के लिए जाऊंगा, वो तो चल बसे। तो फिर तो अब लायबल कौन होगा? तो अब लायबल वो होगा जो कि आज सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अंदर मेंशन है। तो वो जो प्रमोटर वो व्यक्ति है जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, वो टर्म सलामत है आज भी, ठीक है? वो व्यक्ति है जिसने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया। बट आज की डेट में जब कंपनी कुछ गड़बड़ करेगी और मैं प्रमोटर का गला पकड़ूंगा तो प्रमोटर वो है जो सेक्शन 2 क्लॉज 69 में मेंशन है। इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 69 की डेफिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे। ठीक हो गई इतनी बात? चले आगे बढ़ना शुरू करते हैं। अब प्रमोटर कौन होता है देखिएगा डेफिनेशन में क्या लिख रखा है। डेफिनेशन में जरा देखिएगा कि प्रमोटर कौन लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा डेफिनेशन में प्रमोटर कौन लिखा हुआ है।
प्रमोटर कौन है, कौन है, कौन है जो सपनों में आया। प्रमोटर कौन है? प्रमोटर कौन होता है? चलें, मैं देख रहा हूं ये सेटिंग सही नहीं लग रही आज, कुछ पता नहीं आपके तक आवाज कैसे आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो पक्का है कि आ रही होगी, बट मेरे पास जो वॉल्यूम के सिग्नल है वो थोड़े कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, आ रही होगी पक्की बात है। मैं थोड़ा ज्यादा भी चिल्ला के बोल रहा हूं इसलिए ताकि पहुंच जाए। इससे ज्यादा चिल्लाए तो बिना माइक के ही घर तक आवाज आ जाएगी। प्रमोटर कौन है? लॉ कहता है प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। जब भी किसी डेफिनेशन के अंदर मीन्स आ जाए तो मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, मतलब जो है यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रमोटर कौन है? जिसका नाम दिया हुआ है किसमें? प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में। जो कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी व्यक्ति का नाम दिया जाता है कि ये हमारी कंपनी का प्रमोटर है। तो जिसका भी नाम दिया गया है वो प्रमोटर है। या फिर एनुअल रिटर्न, जो कंपनी सालाना रिटर्न फाइल करती है, किसको? आरओसी को। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है ना, वैसे सालाना एनुअल रिटर्न भी फाइल होती है। तो वो व्यक्ति जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है वो भी प्रमोटर है। यप। तो प्रमोटर मीन्स अ पर्सन जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है या फिर एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ है, जो कि मेंशन अंडर सेक्शन 92। सेकंड, मीन्स अ पर्सन जो कंट्रोल करता है ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है, जो कंपनी के अफेयर्स को, बिजनेस को कंट्रोल करता है। अच्छा, कैसे करता है? एज अ शेयर होल्डर, मतलब एज अ शेयर होल्डर कैसे कंट्रोल करता है? इसके पास मोर देन 50% शेयर्स हैं। एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में कंट्रोल करता है, मतलब डायरेक्टर के रूप में कैसे कंट्रोल करता है? इसके पास अधिकार है सारी पॉलिसीज का, पॉलिसी डिसीजंस लेने का अधिकार है। ओके। और अदरवाइज या फिर किसी भी और रूप में, किसी भी और रूप में, किसी भी और रूप में, द आंसर इज यस। मतलब बाहर बैठ के भी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो, लाइक सुब्रतो राय सहारा, वो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में डायरेक्टर, शेयर होल्डर के रूप में इन्वॉल्व नहीं थे, बट स्टिल ही वाज प्रमोटर। यस, क्यों? क्योंकि ही वाज हैविंग अ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इसलिए उन्हीं को जेल हुई ना। He was not a shareholder, he was not a director, rather he was just an outsider but still having a control over the affairs of the company. Third, in accordance with whose advice, जिसकी एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाए, पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाचने लग जाए। अगेन सुब्रतो राय सहारा यहां पर इस पॉइंट में भी कवर हो रही हैं। बेशक ना आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपका नाम प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर के रूप में नहीं लिखा गया, आपका नाम एनुअल रिटर्न में प्रमोटर के रूप में नहीं लिखा गया, आपका अगर मैं कहूं बी पॉइंट में तो कवर हो ही हो रहे हो, सी पॉइंट के अंदर भी सुब्रतो राय सहारा आप कवर हो रहे हो, क्योंकि पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल आप ही की इंस्ट्रक्शन का पालन करता है। आप कौन है? जहां पना। और पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है? अनारकली। आपने कहा नाचो नाचो नाचो, उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों ने टिंग टिंग, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। समझ गए? चले, प्रमोटर्स एग्रीमेंट। प्रमोटर्स एग्रीमेंट, अब ऐसा होता है कि प्रमोटर को कुछ एग्रीमेंट करने पड़ते हैं। प्रमोटर को एग्रीमेंट, हाँ, किस लिए? देखो जी, हुआ क्या, मान लीजिए ए एंड बी ये कंपनी को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना चाहते हैं। ठीक है जी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह, इनका सबमिशन होता है किसको? आरओसी को। सबमिशन टू आरओसी, इसके बेसिस पे आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह सबमिट होते हैं आरओसी को, आरओसी इसके बेसिस पे कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। अब सवाल उठा, क्या कंपनी का जन्म कब होता है? यहां से, दिस इज कॉल्ड एज डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी। ये कंपनी की डेट ऑफ बर्थ कहलाती है, यानी कि इस दिन कंपनी का जन्म होता है। किस दिन? जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है उस दिन कंपनी का जन्म माना जाता है कि हाँ जी कंपनी का जन्म हो गया है। ओके। अब हुआ क्या,
कंपनी के जन्म से पहले ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। रेंटल एग्रीमेंट, कंपनी कहां बिजनेस चलाएगी इसका एग्रीमेंट, कुछ एडवोकेट्स वगैरह हायर करने पड़ते हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया था, सीए, सीएस, सीएमए, ये हायर करने पड़ते हैं, इनकी फी। तो इनसे जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? कंपनी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। तो कंपनी के जन्म से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिटवीन प्रमोटर एंड दीज पार्टीज। समझ आई बात? इन कॉन्ट्रैक्ट को हम नाम देते हैं कंपनी के जन्म से पहले होने वाले कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिन्हें कौन करता है? कौन कर रहा है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को? प्रमोटर कर रहे हैं। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें प्रमोटर्स कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पर, दे आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। सवाल उठा, इसमें लायबल कौन होगा? क्या कंपनी लायबल होगी? नहीं, कंपनी लायबल नहीं होगी। तो सवाल उठा, कौन प्रमोटर करना चाहेगा? जब कंपनी लायबल नहीं होगी तो कौन सा ऐसा प्रमोटर है गधा जो ये करना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर तो यानी कि कंपनी को कैसे तो लायबल ठहराओ? लॉ मेकर कहते हैं देखो कंपनी लायबल तो तब होती है जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, अपने इनकॉर्पोरेशन से पहले कंपनी लायबल नहीं होती। बट मैंने कहा लॉ मेकर सिचुएशन कुछ अलग है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने भी बहुत ज्यादा जरूरी थे, अब मैं कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का वेट कैसे कर सकता था? तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी थे। अब मुझे बताइए ना मैं क्या करूं? अच्छा, तो इसलिए लॉ मेकर ने, अब कंपनी लॉ में तो इसके लिए कोई प्रावधान है नहीं, परंतु ऐसे कई चीजें, कई एक्ट में कुछ कमियां थी। जैसे कंपनी एक्ट में ये वाली एक पेज रह गया, ऐसे कई एक्ट्स में कहीं ना कहीं पेज रह गए। जैसे एक पेज और समझाता हूं आपको। आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा कि माइनर से होने वाला हर एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो इसका मतलब माइनर को कोई जरूरी चीजें भी सप्लाई नहीं करेगा, लाइक नेसेसरी, रोटी कपड़ा मकान, वो भी सप्लाई नहीं करेगा ना ना। आपने फिर पढ़ा कि रुको रुको, अगर माइनर को नेसेसरी सप्लाई होती है तो वो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर की जा सकती है। बट ये पॉइंट कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लिखा ये पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है बस कि माइनर के साथ होने वाला हर एग्रीमेंट वॉइड होगा। ये नेसेसरी का पॉइंट क्या था? लॉ मेकर्स ने कहा अगेन ये छूट गया था। ऐसे ही कंपनीज एक्ट में ये पॉइंट छूट गया कि प्रमोटर जो एग्रीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे। और जब हमने कंपनी लॉ बना लिया है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कंपनी तब लायबल होगी जब उसका इनकॉर्पोरेशन होगा, तो मैं उसको चेंज भी नहीं करना चाहता। सिमिलरली जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना तो मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही पकड़ा हुआ है कि माइनर के साथ होने वाला एग्रीमेंट वॉइड होगा, तो मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता। तो फिर मैं करूं क्या? तो ऐसी सभी कानूनों में अगर कुछ भी कमी थी, उन सभी कानूनों को इकट्ठा करके एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाम सुना होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है? ये कहता है जिस जिस एक्ट में कोई कमी थी तो उस कमी के लिए हम आए ना, हम संभालेंगे, हम समझाएंगे उस कमी को। बताओ कमाल कर दी, जान मांगी होती। तो इसलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने माइनर का सॉल्यूशन क्या दिया कि अगर माइनर को कोई भी नेसेसरी सप्लाई होगी तो वो उसके प्रॉपर्टी से रिकवरी की जा सकती है। माइनर को अगर आप कोई भी नेसेसरी सप्लाई करेंगे तो आप माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। अब कंपनीज एक्ट में क्या प्रावधान दिया? इन्होंने कहा जी एक काम कर सकते हो, जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा, कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस मीटिंग में इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्ट मतलब गोद ले लेंगे।
जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसका एडॉप्शन करेंगे, इसे गोद ले लेंगे, अब कंपनी लायबल हो जाएगी और प्रमोटर के सारे एक्सपेंसेस को रीइंबर्समेंट के रूप में दिखा दिया जाएगा। और जो भी खर्चा अब किया गया है, मतलब प्रमोटर को हम पे ऑफ कर रहे हैं, वो अब प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में कंपनी की बैलेंस शीट में अब आना शुरू हो जाएंगे। तो अब समझ आया प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां से आते हैं कंपनी की बुक में। क्योंकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि कंपनी के जन्म से पहले, तो कंपनी के जन्म से पहले वाले खर्चे तो प्रमोटर के नाम पे होते हैं। हाँ, इसलिए जब वो कंपनी को ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं, एडॉप्शन के बाद, तो एडॉप्शन के बाद वो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में आना शुरू होते हैं। ठीक है, बात समझ आई? तो पढ़िएगा, the promoter or any of the promoter can make a contract in his own name for the benefit of the proposed company. They are called pre-incorporation contract. Once registered, the promoter will disclose the contract. The promoter is also duty bound to disclose any interest in the company to any interested person and will not make any secret profit. ये उसकी जनरल ड्यूटी बता रखी है। Promoter can make an arrangement which will mention various issues relating to formation of the company and right and liability of the company inter se. Promoter can make an agreement which will mention various issues relating to formations. मतलब जिसमें different terms mention हो सकते हैं, various issue relating to formation of the company and right of the company inter se मतलब उन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल रेंटल एग्रीमेंट वगैरह, कि कंपनी के पास ये प्रॉपर्टी 11 साल तक रहेगी, इतना रेंट कंपनी को पे करना पड़ेगा, ये सब। प्रमोटर में डिसाइड टू प्रिपेयर एंड साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, MOU, प्रमोटर में डिसाइड टू प्रिपेयर एंड साइन कर सकते हैं। While MOU is not enforceable under the law, ध्यान रखना ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये तो कागज मतलब A4 साइज के पेपर पे आपने कुछ टर्म्स लिख दिए, इन्फोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है स्टैम्प पेपर पे। ठीक है, ये स्टैम्प पेपर पे रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए इसकी कोई लीगल वैलिडिटी एज सच है नहीं। आगे, Having an MOU और MOA is not mandatory. यहां पे MOA का मतलब क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, एंड द प्रमोटर मे डिसाइड टू प्रिपेयर 2 इनिशियल डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी, प्रमोटर्स कंपनी को जन्म देने के लिए, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो 2 डॉक्यूमेंट बनाएगा, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये 2 डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डिफाइन प्रमोटर, बस, एंड राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रमोटर। बस इस तरीके से 3 या 4 नंबर पे आपसे पूछ सकता है, जहां आपको प्रमोटर की डेफिनेशन लिखकर इसके बारे में लिखना है। ठीक है, और आगे बढ़े। फिर आता है कंपनीज का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कंपनी कितने तरीके की हो सकती है? पहला, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी अगेन ऐसी कंपनी जिन्हें एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, लाइक LIC, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, UTI स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है, हालांकि आपका ICSI भी एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना है, ICAI भी एक स्पेशल एक्ट के बना है, ICMAI भी एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना है। तो ये सारे स्पेशल एक्ट के अंदर ही बने हुए हैं। ठीक है, चलो, दे आर मोस्टली कंसर्न विद द पब्लिक यूटिलिटीज। मतलब ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनते हैं, कहीं ना कहीं पब्लिक की ज़रूरतों को पूरा करने का ही काम कर रहे होते हैं, लाइक रेलवे कंपनी, ट्रामवेज, गैस, इलेक्ट्रिक कंपनी, एंटरप्राइज ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, एक्सेट्रा। फिर लॉ कहता है द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डू नॉट अप्लाई टू देम अनलेस द स्पेशल एक्ट स्पेसिफाइज सच एप्लीकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट LIC,
तो LIC के ऊपर कंपनी एक्ट लगेगा नहीं। बट हाँ, अगर LIC एक्ट में लिखा हुआ है कि LIC अगर पब्लिक इशू लाना चाहता है तो उसको कंपनी एक्ट के नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे LIC एक्ट में लिखा हुआ है। लिख लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल, एज पर LIC एक्ट 1956, if LIC intend to issue its securities if the LIC intend to issue its securities, अगर LIC अपनी सिक्योरिटी इशू करना चाहता है तो क्या होगा? It shall ensure compliance with कंपनीज एक्ट 2013। तो अदरवाइज कंपनी एक्ट इसके ऊपर नहीं लगता है। बट अगर तू पब्लिक इशू लाना चाहता है तो प्रोस्पेक्टस वगैरह के जितने नियम होंगे वो सारे के सारे का तुझे पालन करना पड़ेगा। LIC उन सभी नियमों का तुम्हें पालन करना ही करना पड़ेगा। ठीक हो गई थी बात? आगे बढ़ सकता हूं? चले, अब एक एग्जांपल दे रखा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज अ स्पेशल रेगुलेशन फॉर बैंकिंग कंपनीज। खैर चले, आगे आता है रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज, हर कंपनी रजिस्टर्ड होती है भाई, हर कंपनी। तो वो कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट, कोई कंपनी अनरजिस्टर्ड नहीं होती। या तो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी या इससे पिछले किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, दे आर कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कंपनीज। MCQ पर्पज से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना बस। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। हर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जितने उसके पास शेयर्स हैं इनटू नॉमिनल वैल्यू तक। दिस इज कॉल्ड लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कहां तक? नंबर ऑफ शेयर्स तक। तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि व्हेन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इट इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जितनी नॉमिनल वैल्यू होगी ना शेयर की, तो वो नॉमिनल वैल्यू तक हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? जहां पर हर मेंबर ने एक सर्टेन अमाउंट गारंटी का बता रखा है कि मैं यहां तक लायबल हूं। फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है, ये कंपनियां क्यों बनाई जाती हैं? ये कंपनियां बनाई जाती हैं लोकल वेलफेयर के लिए। लोकल वेलफेयर के लिए इनकी कोई कैपिटल नहीं होती, परंतु क्रेडिटर को सांत्वना देने के लिए कि हे क्रेडिटर, अगर भविष्य में कभी भी ऐसा वक्त आया कि हम तेरा पैसा पे नहीं कर पाए, अगर भविष्य में कभी भी ऐसा वक्त आया कि हम तेरे को पेमेंट नहीं कर पा रहे, भविष्य में कभी भी ऐसा वक्त आया कि हम तेरे को तेरी पेमेंट नहीं कर पाए, तो आज हर मेंबर एक कसम उठाएगा कि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन वो एक सर्टेन अमाउंट लेकर आएगा टू पे ऑफ द क्रेडिटर। ये अमाउंट कंपनी के जीवन काल में नहीं लाया जाता, ये अमाउंट कंपनी के मरने पे ही लाया जाता है। और कब लाया जाता है, किस लिए लाया जाता है? ताकि क्रेडिटर को पे ऑफ किया जा सके। तो कई बातें हैं, दोबारा से समझिएगा। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, क्या मतलब है? इन कंपनीज की शेयर कैपिटल नॉर्मली नहीं होती, मगर हो भी सकती है, हो भी सकती है। फिर यहां पर हर मेंबर एक गारंटी लेता है कि अगर कंपनी अपने क्रेडिटर को पे ऑफ नहीं कर पाई, तो लिक्विडेशन के केस में वो एक सर्टेन अमाउंट अपने घर से पे ऑफ करेगा क्रेडिटर को,
और हर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है उस अमाउंट तक, दैट इज व्हाई दीज कंपनीज आर कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये लोकल वेलफेयर्स वगैरह के लिए बनाई जाती हैं, सेक्शन 8 कंपनीज टाइप में होती हैं ये कंपनीज, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल अगेन जिम खाना क्लब, कई बार जैसे हमने लिया, कोई शेयर कैपिटल नहीं है, कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, बट हर मेंबर की एक लिमिटेड लायबिलिटी है जो उसने गारंटी ले रखी है। चले, a company limited by guarantee is one in which the liability of member is limited to such amount as he undertake to contribute to the assets of the company in the event of wound up। अमाउंट ऑफ गारंटी प्रेस्क्राइब्ड होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। गारंटी मेंबर टू मेंबर डिफर कर सकते हैं। यस, फॉर एग्जांपल जिन्होंने जिम खाना क्लब में सबसे पहले मेंबरशिप ली थी उनकी गारंटी का अमाउंट कम है, फिर जैसे जैसे जो और आते गए उनका गारंटी का अमाउंट भी बढ़ता गया, ठीक है। चले, thus liability of the member can only arise in case of a winding up and not before। in other words, the member cannot be asked to pay the guarantee amount during the continuance of the company। जब तक कंपनी जिंदा है गारंटी का अमाउंट नहीं मंगाया जाएगा। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी may or may not have share capital। इफ द कंपनी हैज द शेयर कैपिटल, अगर कंपनी के शेयर कैपिटल भी है और लिमिटेड बाय गारंटी भी है तो फिर मेंबर की दो लायबिलिटी हो गई, पहला शेयर कैपिटल पे भी और दूसरा गारंटी वाली भी। शेयर कैपिटल की लायबिलिटी तो जीवन काल में मंगाई जा सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, बट गारंटी केवल तब लाएगा जब कंपनी मर रही होगी। Then the member are also liable to pay the amount on their share। However, the amount of guarantee can only be called at the time of winding up। एनालिसिस में आइएगा, लिख लीजिएगा, ये लिमिटेड बाय गारंटी के नीचे ही these companies are formed for promotion of local welfare। These companies are formed for the promotion of the local welfare। local welfare के लिए ये कंपनियां बनाई जाती हैं, for the promotion of the local welfare। member normally pays monthly subscription। किसी भी स्पोर्ट्स क्लब की मेंबरशिप लोगे तो मंथली या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, तो वो which enable these companies to carry their business। मेंबर जो मंथली सब्सक्रिप्शन पे करता है, कंपनियां बिजनेस उसी से चलाती हैं, बट मेंबर liable to pay guarantee amount only upon winding up। मेंबर गारंटी का अमाउंट केवल वाइंडिंग अप पे करेगा, उसके पहले नहीं, ठीक है। तो लो जी, ये थी हमारी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। आगे बढ़ते हैं, अनलिमिटेड कंपनीज। आजकल खैर ऐसी कंपनियां होती नहीं हैं अनलिमिटेड कंपनीज। सेक्शन 2 क्लॉज 92 में लिख रखा है, सच अनलिमिटेड कंपनी एज कंपनी जिनमें मेंबर्स की लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती। आजकल नहीं बनती ऐसी कंपनियां। शुरुआत में कंपनी एक्ट 1956 के शुरुआत में कुछ कंपनियां ऐसी बनी थी, पार्टनरशिप फर्म्स, जिन्होंने कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था और क्रेडिटर की इच्छा के लिए उन्होंने कहा था हम अनलिमिटेड लायबिलिटी लगाएंगे, बट अब वो ट्रेंड में नहीं है, बहुत पुरानी बातें हो गई। इन सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर सीजेस व्हेन ही सीजेस टू बी अ मेंबर। बिल्कुल ठीक। The liability of each member extend to whole amount of the company's debt and liability, but he will be entitled to claim contribution from the other members। बिल्कुल सेम जैसे पार्टनरशिप फर्म में होता है, मतलब
क्या मैं कह सकता हूं कि हर मेंबर पूरी की पूरी लाइबिलिटी के लिए लायबल है? द आंसर इज यस। अभी मान लीजिए सारा का सारा लाइबिलिटी एक मेंबर ने पे कर दिया, बट वो मेंबर बाकी मेंबर से भी कंट्रीब्यूशन मांग सकता है? मांग सकता है। तो बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म की तरह ही अनलिमिटेड कंपनी आज के डेट में होता नहीं है, तो इसलिए इन पे सवाल पूछे जाने के चांसेस नहीं है। आज क्या मतलब पिछले 40 साल से ऐसी कोई कंपनी बनी नहीं है। अगला आता है जी 1% कंपनी। वो कॉन्सेप्ट जो हमने यूएसए से एज इट इज कॉपी किया। रीजन क्या था कॉपी करने का? रीजन समझेगा, कॉपी करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये टॉपिक ना जितना हो सके जैसे क्लास के बाद एक बार दोबारा से बैठना और जितना पढ़ाया ना उनको अच्छे से रिकॉल जरूर करना, ताकि दिलो दिमाग में घुस जाए, इनको ज्यादा रिवीजन में टाइम ना देना पड़े। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। 1% कंपनी। अब हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। भारत लिखने की जरूरत नहीं है। भारत की अगर मैं बात करूं अपने देश की, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रीसेंट डेटा है ये, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फर्म्स, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, भारत के लगभग 80% बिजनेस प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में है। 15% बिजनेस पार्टनरशिप फर्म की फॉर्म में है। 5% कंपनीज की फॉर्म में है। उनमें से भी 90%, 5% का भी 90% प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और 10% मुश्किल से पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। ठीक है। अब जब मैं बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने की बात करूं तो लगभग 70% लोन इनको मिला हुआ है। मुश्किल से इन्हें 5 या 10% लोन बैंकिंग सिस्टम का इन्हें मिला होगा, क्योंकि यहां तो आती है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज 6,000 करोड़, टाटा 4,000 करोड़, ऐसे ऐसे लोन है ना इनके। तो फिर फर्म्स मुश्किल से अगेन 15% के करीब ही इन्हें लोन मिला होगा। प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोन मिलता है मुश्किल से 5%। तो देख रहे हो, जो सबसे ज्यादा है वो बैंकिंग सिस्टम का सबसे कम फायदा उठा पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट रिलायबल नहीं होती, उसका बिजनेस रिलायबल नहीं होता, इसलिए बैंक उसे रिस्की प्रोफाइल मानते हैं। लोन देते भी हैं तो फिर 14%, 12%, 16%, और रिलायंस जैसी कंपनियों को लोन मिलता है 8%। तो यानी कि जो जितना बड़ा है वो उतना लोन ज्यादा ले रहा है और उतना सस्ता लोन ले रहा है। अब सवाल उठा, सर इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है कि कंपनियों को ज्यादा लोन क्यों दिए जा रहे हैं? वो उसके पीछे रीजन ये है कि बैंक कहते हैं कि भैया इनको ना रेगुलेट करने के लिए संस्था है। ये जो पार्टनरशिप फर्म को मैं 15% बता रहा हूं, इसमें से भी मेजॉरिटी पोर्शन एलएलपी का है आज की डेट में, क्योंकि इन्हें रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो जो जितना अच्छा रेगुलेट हो पाएगा हम उसे उतना ज्यादा कंफर्टेबल लोन दे पाएंगे। बैंक की ये फिलॉसफी है, इसलिए पब्लिक कंपनियों को ज्यादा लोन दिया जाता है, क्योंकि वहां सेबी भी आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाती है, कंपनीज एक्ट भी आ जाता है। फिर प्राइवेट कंपनियों और एलएलपी को दिया जाता है, क्यों? क्योंकि वहां मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन्वॉल्व हो जाती है। उसके बाद नंबर आता है किसका? फिर पार्टनरशिप फर्म्स जो बाकी बची हैं, या फिर इंडिविजुअल का। क्यों? क्योंकि इनका भगवान मालिक है, कोई इनका रेगुलेटर नहीं है। अब इस चीज को देखते हुए हम लोगों ने ये देखा कि भाई जो जिसको शायद सबसे ज्यादा जरूरत है लोन की, मतलब प्रोपराइटर, उसे लोन दिया नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसे रेगुलेट करने के लिए कोई नहीं है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को जन्म दिया गया बाय द नेम ऑफ 1% कंपनी। जिसने कहा, क्या कहा? जिसने कहा बड़ी सीधी सी बात है कि हम कंपनीज एक्ट प्लस प्रोपराइटरशिप कंसर्न दोनों के फीचर्स को मिला देते हैं।
एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सोल मेंबर ही रहेगा, दोबारा बोलता हूं, एक ऐसी कंपनी जिसमें इकलौता एक ही मेंबर रहेगा, एक ही मेंबर रहेगा, कोई दूसरा मेंबर नहीं होगा, एक ही मेंबर रहेगा, मगर उस मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड होगी, जितने उसके पास शेयर्स हैं वहां तक। तो यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्लस प्रोपराइटरशिप दोनों को मिला दिया तो क्या बना, 1% कंपनी। गेटिंग इट? लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट प्लस प्रोपराइटरशिप कंसर्न का फीचर दोनों को मिला दिया तो क्या बना, 1% कंपनी बना, 1% कंपनी। चलो जी, सेक्शन 2 क्लॉज 62 of the Company Act define 1% company as a company which has only 1% as its member. 1% company has been introduced to encourage the entrepreneurship and corporatization of the business. Only Gyan, not for exam. ज्ञानबाजी है बस। OPC differ from the sole proprietorship concern in an aspect that OPC is a separate legal entity with the limited liability of the member, whereas in case of a sole proprietorship, the liability of the owner is not restricted and it extend to, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हर ओनर की प्रोपराइटरशिप फर्म में, यस, बट ओपीसी के अंदर उसकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है, 1% कंपनी मतलब ओपीसी के अंदर। चले फिर कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है विद द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड एटलीस्ट 1 मेंबर। ये आज की डेट में रिक्वायरमेंट हटा दी गई है, सीएमए इंस्टीट्यूट को अपने आप कमेंट कर लेना चाहिए। हाँ जी, तो यानी कि ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, बस इतना ध्यान रखना, विद 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 विद, ये काट दो पूरी लाइन, एंड हैज एटलीस्ट 1 मेंबर। तो ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसका एक मेंबर होता है। अच्छा, हियर द मेंबर कैन बी द सोल मेंबर एंड डायरेक्टर, वही मेंबर डायरेक्टर भी बन सकता है, यस, डायरेक्टर उसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं, यस। ओपीसी के मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 149, अगर रिकॉल कर पाऊं 15 तक हो सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अब आइएगा जो पेपर के लिए रेलेवेंट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द ओपीसी। हाँ जी, पहली बात, ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं, यानी कि कोई कंपनी या कोई फर्म किसी 1% कंपनी का मेंबर नहीं बन सकती। उसका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, भारत में पैदा होना जरूरी है, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे आज की डेट में वो रेजिडेंट इंडिया हो या विदेश में रहता हो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ 1% कंपनी। अब ये लैंग्वेज ना इन्होंने बड़ी कंफ्यूजिंग सी दी हुई है। नेचुरल पर्सन ठीक है, इंडियन सिटीजन ठीक है, फिर कहते हैं वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, और अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, जो रेजिडेंट ना हो। अच्छा, फिर कहता है रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। एकदम पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा है। एकदम पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा है, वो कौन कहलाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। दोबारा पढ़ लो, दोबारा पढ़ लो, एकदम पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो कम से कम 120 दिन इंडिया में रहा है। अच्छा, बट ये कंडीशन मैंडेटरी है क्या इसको पूरा करना, लिखा है ना वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। इट अपियर्स कि हाँ जी इसको पूरा करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब इसको पूरा करना जरूरी नहीं है, बट अगेन जो इंटरप्रिटेशन आपके इंस्टीट्यूट ने, चाहे सीएमए इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीए इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट हो, इन तीनों ने जो जारी की वो ये है
कि भैया रेजिडेंट की कंडीशन भी पूरा होना जरूरी है और सिटीजन की कंडीशन भी। अब इन तीनों की इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन का रीजन क्या है? थोड़ी लॉ की इंटरप्रिटेशन में दिक्कत तो है यहाँ, बट इनके पीछे का रीजन ये है, मैं पूरे इतिहास पे लेके जाता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या, विदेशों में कई बैठे हुए, यूएस में कई बैठे हुए लोग ऐसे थे जिन्होंने भारत सरकार को कहा कि जी हम बेशक एनआरआई हैं, मगर हमारा इंडिया में बिजनेस चल रहा है, हम एनआरआई हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट की डेफिनेशन के अनुसार तो हम एनआरआई हैं, परंतु हमारा बिजनेस कहां पे चल रहा है? इंडिया में। और हम इंडिया के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के रूप में बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमें अलाउ कर दो ना इंडिया में, अपने भारत में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना अलाउ कर दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा भाई आप तो नॉन रेजिडेंट हो। उन्होंने कहा क्या हुआ, हम है तो सिटीजन ही ना, तो हमें अलाउ किया जाए। अब इसलिए लॉ मेकर ने उनके लिए लिमिट थोड़ी घटा दी और कहा ठीक है, कंपनी एक्ट के लिए आपको 120 दिन रहने की जरूरत है। इनकम टैक्स में बेशक 182 दिन हो, वी आर नॉट कंसर्न, 52 दिन 52 डेज और कम कर दिया इनके लिए। कंपनीज एक्ट में 120 दिन रहना मैंडेटरी है, चाहे आपके ऊपर नॉन रेजिडेंट का टैग हो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इसलिए वर्ड आया और अदरवाइज। बट आपको रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट के अनुसार होना जरूरी है। तो यानी कि तीनों कंडीशन मैंडेटरली सेटिस्फाई होनी जरूरी है। चाहे ये विदेशों में बैठे जितने एनआरआईज हैं, अगर ये बिजनेस करना भी चाहते हैं भारत में 1% कंपनी के फॉर्म में, तो 120 डेज के सेटिस्फाई करना जरूरी है कंडीशन। तो तीनों कंडीशन क्या, तीनों कंडीशन कौन कौन सी हो गई? पहला, एनालिसिस में लिखिएगा, नीचे जो एनालिसिस है वहां पर लिखिएगा, फॉर बिकमिंग सोल मेंबर all three conditions shall be satisfied. पहला, नेचुरल पर्सन, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। रेजिडेंट का मतलब क्या है? 120 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 120 दिन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर is called as resident of India. समझ आई बात? चलो जी, आगे बढ़िएगा। फिर कहता है न केवल ये कंडीशन जरूरी है सोल मेंबर बनने के लिए, बल्कि नॉमिनी बनने के लिए भी जरूरी है। नॉमिनी क्या होता है? देखो जी, सोल मेंबर अगर आप 1% कंपनी के और आप लुढ़क गए तो आपके सारे के सारे शेयर किसी को तो ट्रांसफर होंगे, और जिसको भी ट्रांसफर होंगे वो कौन कहलाता है? नॉमिनी कहलाता है। तो नॉमिनी मतलब वो व्यक्ति जिसको सारे के सारे शेयर सोल मेंबर की डेथ होने के बाद सारे के सारे शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, इज कॉल्ड एज नॉमिनी। वो नॉमिनी कहलाता है। ठीक है जी, चले। तो यानी कि सोल मेंबर हो या नॉमिनी हो, बनने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना करना जरूरी होता है। पढ़िएगा, and law with respect to the formation of 1% company provide that only a natural person, Indian citizen resident in India shall be eligible to incorporate a 1% company and shall be a nominee for the sole member of 1% company. तो नॉमिनी बनने के लिए भी यही कंडीशन, क्योंकि मेंबर की डेथ होगी तो ये नॉमिनी मेंबर बन जाएगा, तो इसलिए इसको भी पहले से ही क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। आगे फिर कहता है नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
तो यानी कि आप एक से ज्यादा ओपीसी के मेंबर नहीं हो सकते। सिमिलरली आप एक से ज्यादा ओपीसी के नॉमिनी नहीं हो सकते। पर क्या यह पॉसिबल है कि राम एक ओपीसी का मेंबर हो और एक का नॉमिनी हो? यस, पेज फंस गया। एनालिसिस में आइएगा, राम मेंबर ऑफ वन ओपीसी प्लस नॉमिनी ऑफ सेकेंड ओपीसी, क्या ये अलाउड है? द आंसर इज अलाउड। एफ सोल मेंबर ऑफ सेकेंड ओपीसी डाइड। भाई साहब, अगर सोल मेंबर, सेकेंड ओपीसी का सोल मेंबर मर गया, अब क्या होगा? राम विल बिकम सोल मेंबर ऑफ टू ओपीसी। ये तो गड़बड़ हो गई। अब राम, तुम्हें यहां पर सही करना पड़ेगा, ये जो गड़बड़ हुई है करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हारे पास 180 दिन का वक्त है। करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है? इन दोनों का अमेलगमेशन करा दो। विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर अंदर राम इनका अमेलगमेशन करा दो दोनों का, ताकि तुम लॉ का कंप्लायंस कर सको और अब दोनों एक हो जाएं तो तुम एक के मेंबर हो, ऐसा हो जाए। और कोई करेक्टिव एक्शन ये हो सकता है कि तुम फिर सोल प्रॉपर्टीशिप को बेच दो किसी को, ये हो सकता है, सेल कर दो किसी और को, मतलब वो भी अमेलगमेशन ही हुआ एक तरीके का। चले, where a natural person being a member in the OPC in accordance with these rules become a member in another such company by the virtue of his being a nominee in that OPC। क्योंकि नॉमिनी था, नॉमिनी के कारण मेंबर बन गया, क्योंकि मेंबर की डेथ हो गई होगी। Such a person shall meet the eligibility criteria within a period of 180 days। ठीक है, आगे। माइनर कभी भी मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, बिकॉज ही इज नॉट लायबल। ये कंपनियां कभी भी सेक्शन 8 की फॉर्म में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसी कंपनीज को ओपीसी के रूप में स्थापित करने का जो बिजनेस चला रही हैं, और सेक्शन 8 कंपनीज का बिजनेस होता नहीं है, इसलिए। नेक्स्ट, सच कंपनी ओपीसी कैन नॉट कैरी एनी एनबीएफसीज के फंक्शन, यानी कि लोन देना लेना ये वाले काम नहीं कर सकती। इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, इन्वेस्टमेंट के काम भी नहीं कर सकती कि आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, आप ये काम भी नहीं कर सकते यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है फीचर्स ऑफ अ वन पर्सन कंपनी। क्या क्या फीचर्स होते हैं वन पर्सन कंपनी के? देखिएगा, केवल एक मेंबर होता है, यस। नेचुरल पर्सन, सिटीजन एंड रेजिडेंट shall be eligible to incorporate a one person company, तीनों। नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर नॉमिनेट करेगा किसी और व्यक्ति को, जो भी हु शैल बिकम द शेयर होल्डर, जैसे ही शेयर होल्डर की डेथ होगी उस नॉमिनी की कंसेंट लेना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे अपने ओपीसी का नॉमिनी बनाना चाहते हो, मुझसे पूछो तो सही, तुमने मुझे फोन किया, सर आपको हमने बना दिया, मैंने कहा मैं नहीं बन रहा, आपने कहा सर हमने पूछा नहीं, हमने आपको बताया है, मैंने कहा मैं बनूंगा ही नहीं, इतने में रात को गाड़ी आई, मैं पजामे में था, मुझे उठा के ले गई, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत नहीं है? गलत है। तो फिर सच नॉमिनी शैल गिव his or her consent and such consent for being appointed as a nominee for sole shareholder। ठीक हो गई थी बात। फिर कहते हैं ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट शैल बी अ नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी के लिए भी सेम शर्तें पूरी होंगी, यस।
इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं बताऊंगा अभी, मतलब जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। डायरेक्टर, मिनिमम एक डायरेक्टर रहेगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 डायरेक्टर। क्या यहां पर लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है? यस, लिमिटेड लायबिलिटी है, सोल प्रोपराइटर है। द ओपीसी इज मीन फॉर सोल एंटरप्रेन्योर्स, बट नॉमिनी इसलिए है क्योंकि अगर उसकी डेथ हो जाए तो भी कंपनी का बिजनेस चलता रहे, ताकि परपेचुअल सक्सेशन रहे। गवर्नमेंट इन्हें वेरियस एग्जाम्शन दे सकती है, कंपनीज एक्ट में भी तो दे रखी है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन्हें एनुअल जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती है। एजीएम करेंगे कैसे? नोटिस इशू करेंगे, मीटिंग के अंदर एक ही व्यक्ति आएगा, अकेला हाथ खड़ा करेगा, अकेला अनाउंस करेगा, हाँ जी रेजोल्यूशन पास। अबे पागल है क्या? क्या कर रहा है ये? अकेले हाथ खड़े कर रहा है, अकेले कह रहा है कि रेजोल्यूशन पास, क्या कर रहा है ये? तो इसलिए यहां पर एजीएम नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइंड बाय ओनली वन डायरेक्टर, देखा था सेक्शन 134 में, सेक्शन 134। इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट करने की जरूरत नहीं होती, इंक्लूड नहीं होती, एग्जम्पशन दे रखी है वहां भी। बट इन्हें टैक्सेस नॉर्मल रेट से ही पे करने पड़ते, टैक्सेस में कोई और बेनिफिट नहीं है। इंडस्ट्री एडवांटेज एज सच अभी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। समझ आई बात? चलो जी, प्राइवेट कंपनी हो गया, पब्लिक कंपनी हो गया, स्मॉल कंपनी हो गया, होल्डिंग सब्सिडरी हो गया। हाँ, अब हम लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन शुरू करते हैं, परंतु शुरू करेंगे आज की क्लास एक थोड़ी सी लेंथ छोटी रहेगी आज की क्लास की, अगली क्लास जो आप देख रहे हैं। बट अब अगली क्लास में जो मैंने जैसे कहा था 2 घंटे की, तो वो अब अगली क्लास से 2 घंटे की क्लास करके इसे अगले 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी बस छोटी सी है, इसे देखिए। अगली क्लास फिर 2 घंटे की होगी, ताकि लिस्टेड कंपनी के कॉन्सेप्ट से हम आगे फिर कथा को और आगे डिटेल में ले जा सकें। चले जी, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।